जॉन क्रेसिंस्की और एमिली ब्लंट वापस आ रहे हैं अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 लेकर एंड आई एम श्योर आप सभी मेरे जैसे फुल ऑन एक्साइटेड हैं पार्ट 2 देखने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अ क्वाइट प्लेस पार्ट 1 की कहानी याद कराने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट पूरा स्टोरी आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे पार्ट 2 के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और अगर ये एक्सप्लेनेशन एंड रिकैप आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड ऐसे ही और भी सिमिलर कंटेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। मूवी स्टार्ट होता है अपोकलिप्स के 89 डेज बाद, जहां एक ब्लाइंड मॉन्स्टर जिसके पास सुपर हियरिंग एबिलिटीज है वो अर्थ के ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी मार चुका है। इस अंधे मॉन्स्टर की सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि कोई भी किसी भी तरह का आवाज निकालेगा तो ये क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। उसी में अबॉट फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें है एवेलिन प्लेड बाय एमिली ब्लंट, उनका रियल लाइफ एंड रियल लाइफ हस्बैंड ली प्लेड बाय जॉन क्रेसिंस्की, दो बेटा मार्कस एंड बो एंड एक बेटी रीगन प्लेड बाय मिलिसेंट सिमंस जो सुन नहीं सकती और इनफैक्ट ये रियल लाइफ में भी सुन नहीं सकती है, जो इसके कैरेक्टर को और भी स्पेशल बनाता है। एनीवेज ये अबॉट फैमिली नंगे पैर आहिस्ते आहिस्ते बिना कुछ आवाज किए सप्लाईज ले रहे हैं एक अबैंडन टाउन की एक स्टोर में, जहां ये लोग सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करते हैं क्योंकि इनके बात करने में भी खतरा है, क्योंकि इफ द मॉन्स्टर हियर्स यू ही विल किल यू। अब अबॉट फैमिली का सबसे छोटा बेटा एक बैटरी ऑपरेटेड एरोप्लेन से काफी अट्रैक्टेड हो जाता है, लेकिन उसका बाप ली उसे ये प्लेन लेकर बैटरी निकाल देता है सेफ्टी के लिए और प्लेन स्टोर में छोड़ देता है। लेकिन बेटी रीगन अपने छोटे भाई की मायूसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए वो उसको सिर्फ प्लेन दे देती है, लेकिन उसका छोटा भाई बो चुपके से वो बैटरी भी उठा लेता है। अब जब ये अबॉट फैमिली एक ब्रिज क्रॉस करके चुपके से घर जा रहे होते हैं, तभी बो वो टॉय प्लेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जबरदस्त आवाज आने लगती है और यह आवाज सुनकर ली भागना स्टार्ट करता है और साथ साथ वो मॉन्स्टर भी भागते भागते बो पे अटैक कर देता है और बेचारा ली अपने छोटे बेटे को बचा नहीं पाता है। कहानी अब ऑलमोस्ट 1 साल का जंप लेता है, जहां ये दिखाया जाता है कि रीगन अपने छोटे भाई की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है क्योंकि प्लेन उसी ने भाई को दिया था। दूसरी तरफ एवेलिन को दिखाया जाता है जो अपने प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेजेस में है, और वहीं ली को भी दिखाया जाता है जो रेडियो के थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो नाकामयाब होता रहता है। अब ली अपनी बेटी रीगन के लिए एक कॉक्लियर इम्प्लांट बनाने की कोशिश करता है छोटे छोटे एम्पलीफायर्स के साथ, जिससे रीगन को फिर से सुनाई देने लगे, लेकिन वो इम्प्लांट रीगन को सुनने में काम बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन यही इम्प्लांट कहानी में आगे जाकर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। अब कुछ टाइम बाद ली अपने बेटे मार्कस को एक बड़े वाटरफॉल के पास ले जाता है फिशिंग सिखाने, और दूसरी तरफ रीगन अपनी प्रेग्नेंट मॉम को अकेला छोड़कर अपने छोटे भाई बो के कब्र के पास चली जाती है। वाटरफॉल के पास ली मार्कस को समझाता है कि वाटरफॉल की तेज आवाज की वजह से उनका आवाज छुप जाता है, जिसके वजह से वो क्रीचर्स उन पे अटैक नहीं कर सकते। अगर वो बात भी करेंगे या चिल्लाएंगे या कोई भी आवाज करेंगे तो भी वो क्रीचर उनको सुन नहीं पाएगा, क्योंकि उनका आवाज उस क्रीचर तक पहुंचेगा ही नहीं वाटरफॉल की तेज आवाज की वजह से। अब भाई मूवी का जो अगला पार्ट है वो मेरा फेवरेट है, जिसको देखकर मुझे गूज़बम्स आ गया था, और इसी पार्ट की वजह से मैं एमिली ब्लंट का डाई हार्ड फैन बन गया, क्योंकि इस सीन में इनका एक्टिंग सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सुनिए, अब सिंस मार्कस, ली, रीगन सब बाहर है तो एवेलिन जो प्रेग्नेंट है वो घर पे अकेले होती है और वो अचानक लेबर में चली जाती है। अब आप सिचुएशन की ग्रेविटी को समझिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये सीन क्यों हॉलीवुड के हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस सीन्स में से एक है। एक औरत जिसको बच्चा होने वाला है वो घर पे बिल्कुल अकेले है, और वो एक ऐसे सिचुएशन में बच्चा डिलीवरी करने जा रही है जहां वो थोड़ा भी आवाज नहीं निकाल सकती, थोड़ा सा भी नहीं। जस्ट इमेजिन, बिना आवाज के कोई औरत बच्चा कैसे डिलीवर कर सकती है। और ऊपर से जैसे ही एवेलिन सीधा बेसमेंट में जाती है, एक कीला, एक नेल उसके पैर में घुस जाता है और गलती से उसके हाथ से एक ग्लास का फ्रेम गिर जाता है, जिसकी आवाज से मॉन्स्टर अलर्ट हो जाता है। उफ, क्या सीन है यार, फकिंग इंटेंस। क्या सिचुएशन क्रिएट किया गया है। मुझे तो ये सीन नरेट करते ही करते गूज़बम्स आ गया है। एनीवेज एवेलिन इसी बीच में एक स्विच ऑन करती है, जिससे उसके घर के बाहर के लाइट्स रेड हो जाते हैं, जो एक तरह से खतरे का सिग्नल है उसके फैमिली मेंबर्स के लिए। और फिर वो बाथटब में बिना आवाज निकाले बच्चा डिलीवर करने का कोशिश करती है, क्योंकि उसके ठीक पीछे मॉन्स्टर घूमता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ तभी मार्कस फटाका फोड़ना स्टार्ट करता है ताकि फटाका के आवाज से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जा सके, और यह आवाज सुनकर मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सीधा आवाज की तरफ भागने लगता है, और इधर एवेलिन बच्चा डिलीवर करने में कामयाब हो जाती है।
व्हाट सीन। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और भी इंटेंस सीन्स बाकी है। आगे सुनिए। ली एवलिन और न्यूबॉर्न बेटे को साउंड प्रूफ बेसमेंट की तरफ ले ही जा रहा होता है, तभी बच्चा रोने लगता है और उसकी आवाज से फिर मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन तब तक ये लोग बेसमेंट में घुस जाते हैं और तब तक के लिए सेफ हो जाते हैं। एवलिन मार्कस और रीगन को खोजती है जो अब तक घर वापस नहीं आए, और ली से प्रॉमिस करवाती है कि वो अपने बच्चे को सेफ रखेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलकर ली मार्कस और रीगन को खोजने निकलता है और एवलिन बेसमेंट में सो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखती है कि बेसमेंट पानी से भरा हुआ है और उसका बच्चा जो एक बॉक्स में है वो पानी में फ्लोट कर रहा है और उसके ठीक आसपास एक मॉन्स्टर घूमता रहता है। ये भी क्या सीन था। ओहो। एवलिन धीरे धीरे बच्चे की तरफ बढ़ती है और उसको गोद में लेती है और पानी की आवाज से बच्चे की आवाज को कवर करने की कोशिश करती है। तभी दूसरी तरफ एक जोरदार आवाज आता है जिसको सुनकर वो क्रीचर फिर उस आवाज की तरफ भागना स्टार्ट करता है और एवलिन तब तक के लिए बच जाती है। अब ये आवाज कहां से आया? ये आवाज एक्चुअली था मार्कस के गेहूं के स्टोरेज टैंक में गिरने का, जहां मार्कस और रीगन अपने बाप को आग के थ्रू सिग्नल देने का कोशिश कर रहे थे। अब भाई को बचाने के लिए रीगन भी कूद जाती है, लेकिन ये आवाज सुनकर मॉन्स्टर भी उस स्टोरेज टैंक में घुस जाता है और मार्कस और रीगन पे खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी रीगन के हियरिंग एड से एक हाई फ्रीक्वेंसी आवाज उस मॉन्स्टर को कमजोर कर देता है और वो मॉन्स्टर भाग जाता है। लेकिन ये बात अब तक रीगन को समझ में नहीं आता है कि वो हियरिंग एड का फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर को कमजोर कर देता है। अब आता है मूवी का क्लाइमैक्स, जिसमें ऑब्वियसली स्पॉयलर्स है, इसलिए अगर आपको ये मूवी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो यही वीडियो को बंद कर दीजिए और जाकर मूवी देखिए। और अगर आप अभी फिर भी देख रहे हैं तो आगे सुनिए। मार्कस और रीगन अब अपने बाप से रियूनाइट होता है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि वो क्रीचर अभी भी आसपास घूम रहा है। ली दोनों बच्चों को इशारा करता है सामने के ट्रक में छुप जाने के लिए और तभी चुपके से पीछे से वो मॉन्स्टर ली पे अटैक कर देता है। बाप को अटैक होता देख मार्कस जोर से चिल्ला देता है और वो मॉन्स्टर फिर गाड़ी में छुपे मार्कस और रीगन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब ली जो बुरी तरह जख्मी है बेचारा किसी तरह उठता है और अपने बच्चों को ऑलमोस्ट मरता हुआ देख साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी बेटी रीगन को आई लव यू बोलता है और जोर से चिल्ला देता है ताकि वो मॉन्स्टर बच्चों को छोड़ के उस पर अटैक कर दे। जैसे ही वो मॉन्स्टर ली पे अटैक करता है वो दोनों बच्चे गाड़ी को स्टार्ट करके भागते हैं सीधा घर के लिए। दोनों बच्चे अपनी माँ एवलिन से रीयूनाइट होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली गाड़ी का आवाज सुनकर वो क्रीचर घर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। अब एवलिन और उसकी फैमिली बेसमेंट में छुप जाते हैं जहां मार्कस बच्चे को गोद में लेकर एक कोने में छुपा हुआ है और एवलिन के हाथ में एक शॉटगन है। तभी रीगन को अचानक एहसास होता है इस क्रीचर के कमजोरी के बारे में और वो अब अपनी हियरिंग एड को ऑन करती है और पास में रखे माइक में सटा देती है और हाई फ्रीक्वेंसी का जोरदार आवाज सुनकर उस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ने लगते हैं और वो फेंका जाता है। लेकिन अगले ही मोमेंट वो क्रीचर फिर उठता है और जैसे ही अटैक करने वाला रहता है एवलिन और रीगन पे, एवलिन शॉटगन से उस मॉन्स्टर का भेजा उड़ा देती है। अब शॉटगन का आवाज सुनकर चारों तरफ से ढेर सारे क्रीचर्स घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और एवलिन, जिसको अब मॉन्स्टर का कमजोरी समझ आ गया है, वो हल्का सा मुस्कुराती है और शॉटगन को फुल ऑन बैड एस अंदाज में रीलोड करती है और मूवी वहीं पे खत्म हो जाता है। उफ, क्या मूवी है गाइस। आई हाईली रेकमेंड कि ये पूरा स्टोरी सुनने के बाद भी आप इस मूवी को एक्सपीरियंस कीजिए, लेकिन जब भी देखिए ईयरफोन्स लगाकर बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ देखिए, क्योंकि इस मूवी को आप एब्सोल्यूट शांति में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये एक मूवी नहीं, ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। एंड आई होप आपको मेरा ये रिकैप पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एमिली ब्लंट को अपने इस परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए था कि नहीं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सिमिलर कंटेंट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।